हाँ जी बच्चों, जो भी ज्वाइन करते जा रहे हैं बेटा जल्दी जल्दी से मेरे को बताइए, क्या आपको ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? क्या आपको ऑडियो वीडियो प्रॉपरली आ रहा है? जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं जल्दी से मेरे को बताइए। और लास्ट क्लास के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और हमने लास्ट क्लास में बात करी थी लॉन्ग टर्म फाइनेंस की। और उसके बाद फिर हमने डिस्कशन किया था फैक्टर डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट। थर्ड पॉइंट था हमारा सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ओनर्स कैपिटल या बोरोड कैपिटल के तौर पर। और इसके बाद बच्चों हमने बात करी थी फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इन सारे बेसिक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हमने डिस्कस किया था, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल में यहां पर हमारी क्या क्या सोर्स रहेंगी, उन सारे के सारे सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है, एवेल्युएट करना है। चाहे हम कैपिटल की बात करें कैपिटल में, चाहे हम इक्विटी कैपिटल की बात करें, चाहे हम डेब्ट कैपिटल की बात करें, दोनों टाइप के कैपिटल में हमारे लिए किस किस तरीके से हमने फंड का अरेंजमेंट करना है, उन सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करना है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेज को देखना है, साथ ही साथ में हमने ये देखना है कि जो हम कैपिटल अरेंज कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या पड़ता है। तो सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, और इसका थ्योरेटिकल कुछ पार्ट हमने कवर अप कर ही लिया है ऑलरेडी। इसके साथ साथ अभी के केस में बच्चों, अभी के केस में हम यहां पर डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि इस टॉपिक में ज़्यादातर डिस्कशन हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रिगार्ड में होगा। तो सबसे पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है, ये पहचानने की ज़रूरत है कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे काफिला भी जुड़ता जाएगा जब तक हम कुछ नोटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसको एलाबोरेट करेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा। यहां पर हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। सबसे पहले नोट करो, हेड बनाओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि इस चैप्टर में काफी डिस्कशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में होने वाला है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेड बनाइए। गुड मॉर्निंग बेटा। इट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अभी आप नोट डाउन कर लो, सिर्फ इस एक एक पॉइंट को हम एलोबरेट करेंगे, काफी डिटेल में समझेंगे। इट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न that a firm must earn on its project investment to maintain required rate of return must earn on its project investment to maintain its market value and attract fund and attract fund। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे। इन अनदर वर्ड्स, in another words, it is the rate of return
It is the rate of return on its investment. On its investment, which belongs to equity यस बेटा, एफएमएसएम का टॉपिक कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी मैं नोटिंग कराए जा रहा हूँ, फटाफट नोट करते जाइए। जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं वो जल्दी जल्दी से नोट करते जाइए, इसे एलोबरेट करेंगे हम। किसी का कुछ छूट जाए तो बाद में नोट कर लेना जब मैं एक्सप्लेन करूँगा। बिलोंग्स टू इक्विटी कॉमा डेब्ट, इक्विटी कॉमा डेब्ट्स, रिटेन्ड अर्निंग, अर्निंग एटसेट्रा, रिटेन अर्निंग एटसेट्रा। अगला पॉइंट लगे हाथों नोट कर लेते हैं, फिर हम उसे एलोबरेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 की हम बात करेंगे, एज्यूम्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एज्यूम्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, assumption of cost of capital, it is not a cost, it is not a cost as such, rather it is a hurdle rate. It is a hurdle rate. It is not a cost as such, rather it is a hurdle rate. It is the minimum rate of return. It is the minimum rate of return. It is the minimum rate of return next, it is represented, it is represented it is represented it is represented फॉलोइंग इक्वेशन। बेटा अभी जहां से चल रहा है वहां से नोट कर लो बेटा, उसके बाद जब एक्सप्लेन करूंगा तब आप उसे फर्दर जो बैलेंस है उसे नोट कर लेना। इट इज रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग इक्वेशन, it is represented by following equation. कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिप्रेजेंट करेंगे हम K से, K इज इक्वल टू आर जे प्लस बी प्लस एफ, K इज इक्वल टू आर जे प्लस बी प्लस एफ, K is equal to cost of capital, RJ is equal to risk less cost of finance, risk less cost of finance, B is equal to business risk, और F इज इक्वल टू फाइनेंशियल रिस्क।
F इज इक्वल टू फाइनेंशियल रिस्क, K इज इक्वल टू आर जे प्लस बी प्लस एफ। तो बेटा इनको डिनोट हम डिफरेंट डिफरेंट अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हम आर जे को हम आर एफ भी लिख सकते हैं, रिस्क फ्री और रेट ऑफ रिटर्न भी लिख सकते हैं, रिस्क लेस कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बोल सकते हैं इसे। तो जैसे जैसे आपका रिप्रेजेंटेशन मॉड्यूल में दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको ये फॉर्मूला डेवलप करवा दिया है। तो ये जो टर्म्स हैं वो आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, आप आर जे की जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं, बट हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। के का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आर जे की जगह आप कुछ भी मेंशन करें लेकिन उसका मीनिंग क्या रहेगा, रिस्क लेस कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। तो ये आप सारा का सारा फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, एक एक करके इसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 7। यहां तक नोट हो गया बेटा? जल्दी से मेरे को बताइए, मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक अगर आपका नोट हो गया तो आगे बढ़ता हूं। पहले मैं सारा नोट ही करा दूं इसका बेसिक थ्योरी, फिर उसको बेसिकली हम एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके चलिए बच्चों, पॉइंट नंबर 6 हमने कवर किया। पॉइंट नंबर 7, इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सारा बेटा जब एक्सप्लेन करूंगा एक बार कर लीजिएगा। इंपोर्टेंस टू कैपिटल बजटिंग, इंपोर्टेंट टू कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सेकंड, important to capital structure decision। थर्ड, important to evaluation of financial performance। important to evaluation of financial performance। important to evaluation of financial performance। next point, point number 4, important to other financial decision। such as market value of share, computation of share। दूसरा computation of EPS, computation of EPS। point number 8, factor determining
determining the firm's cost of capital. Factor determining the firm's cost of capital. पहला फैक्टर रहेगा जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, दूसरा फैक्टर रहेगा मार्केट कंडीशन, तीसरा ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन, चौथा अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग। चौथा रहेगा अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग, फोर्थ वन इज अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग। तो फैक्टर डिटरमाइनिंग द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट कंडीशन, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल decisions and amount of financing नेक्स्ट एलिमेंट की बात कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट एलिमेंट की हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 के अलावा हम चलेंगे पॉइंट नंबर 9 की तरफ। पॉइंट नंबर 9, अनकंट्रोलेबल controllable factors affecting cost of capital, factors affecting controllable factor affecting cost of capital। तो यहां पर बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी। दूसरा रहेगा डिविडेंड पॉलिसी, तीसरा रहेगा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तीसरा रहेगा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। uncontrollable factor affecting cost of capital। uncontrollable factors affecting cost of capital, level of interest rates,
level of interest rate. Next point, tax rate. Level of interest rate. और अगला रहेगा टैक्स रेट्स. और पॉइंट नंबर 11 एटसेट्रा. पॉइंट नंबर 11 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, includes calculation of cost of different type of capital. Types of capital, that is cost of debt. First one is cost of debt. Second one is cost of preference share capital. Preference share capital. Third one is cost of equity share capital. And fourth one is cost of retained earning. And the fifth one is weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital. And fifth one is weighted average cost of capital. तो यहां तक बच्चों मैंने आपको नोट कराया. इस नोटिंग को सारा का सारा एक्सप्लेन कर लेते हैं, एलॉबरेट कर लेते हैं. कोई कंफ्यूजन हो उन सारे के सारे एस्पेक्ट को देख लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न पर जब क्वेश्चंस आते हैं तो काफ़ी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. और थ्योरेटिकल फंडामेंटल अगर हमारे क्लियर हैं तो उन सारे क्वेश्चंस के हम फटाफट से जल्दी से आंसर कर पाएंगे. तो इसीलिए आपको उस पैटर्न पर पढ़ाया जाना, उस पैटर्न पर बताया जाना जरूरी है. उस पैटर्न पर आपकी नोटिंग डेवलप करवाया जाना जरूरी है. तो डेवलप बेटा आपका एमसीक्यू नोटिंग कुछ इस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं जिससे कि हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से जल्दी कवर कर पाएं. तो लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया था बच्चों पॉइंट नंबर 4 फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, इस मुद्दे को हम कवर करेंगे. अब जिस बच्चे का जो भी थोड़ा बहुत एक आध लाइन रह गया हो तो जब मैं एलोबरेट करता जा रहा हूं तो आप उसे कंप्लीट कर लेना, यहां पर उसे नोट डाउन कर लेना. तो सबसे पहला मुद्दा है कि सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या, किसे बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें, इट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा, क्या है बच्चों कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो बच्चों ये होता है एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. मतलब आपने जो पैसा लगा दिया उस पैसे पर कितना परसेंट अर्न करना चाहिए, कितना अमाउंट अर्न करना चाहिए. जो आपके जो प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट है उन पर कितना अमाउंट अर्न करना चाहिए जिससे कि मेंटेन रहे, क्या मेंटेन रहे, आपके शेयर की मार्केट वैल्यू एंड आपके कंसर्न में बाकी सारे पर्संस अदर पीपल्स फंड लगाते रहे, फंड लगाने के लिए अट्रैक्ट होते रहे. भाई एक बिजनेस में पैसा कब लगाया जाता है, कब पब्लिक चाहती है कि इस बिजनेस में हम भी पैसा लगाएं और प्रॉफिट कमाएं. वो तभी ऐसा पब्लिक के माइंड में चल रहा होता है जब वो कंसर्न अपने जो रिक्वायर्ड
जो अपने इन्वेस्टमेंट है, अपने इन्वेस्टमेंट पे जो अर्निंग कर रहा है, कुछ ऐसे रेट से अर्न कर रहा है कि कम से कम उन इन्वेस्टमेंट को जिससे लिया है, उस पैसे को जिससे लिया है, उस पैसे को आराम से वो पे कर पाए। मतलब साफ है कि अगर हमारी बिजनेस, हम अगर किसी पैसे को 10 लाख रुपए को अगर 10% के रेट पर उधार ले रहे हैं, तो अगर हम 8% के रेट से कमाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम इंटरेस्ट का पेमेंट सारा का सारा नहीं कर पाएंगे। उस दौरान हमारे बिजनेस की असेट्स में कमी आएगी, क्योंकि हमारा जो हमने खुद जो पैसा उधार ले रखा है वो 10% के रेट पर उधार ले रखा है, और जो हम उस फंड से पैसा कमा रहे हैं तो मात्र कितना कमा रहे हैं, 8%। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें, इट इज अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। भाई साहब 10% आपको पे करना है तो 10% तो कमाओगे ना। इट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी किस रेट से हमको अर्न करना चाहिए, जिससे कि अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट। फर्म के जो जहां जहां पैसा लगा रखा है उन इन्वेस्टमेंट पर किस रेट से अमाउंट अर्न करना चाहिए, जिससे कि आपकी मार्केट वैल्यू मेंटेन रहे और आपके यहां पर और डिफरेंट फंड्स को आप अट्रैक्ट कर पाओ। मार्केट वैल्यू मेंटेन कब रहेगी, जब हम जो हमारा पेमेंट करना है, जो हमारी ऑब्लिगेशन है, जिस रेट से हमको पेमेंट करना है उस रेट या उस रेट से ऊपर हम अर्न करेंगे तो हमारी मार्केट वैल्यू मेंटेन रहेगी। अदरवाइज हमारे मार्केट वैल्यू शेयर्स की कम होती चली जाएगी। दैट मीन्स हम तो लॉस में जा रहे हैं। हमने जितना पेमेंट किया है, जिस फंड को हमने उधार ले रहे हैं और उस पर्टिकुलर फंड पर जितना पेमेंट कर रहे हैं उतना अमाउंट भी हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स कैलकुलेट होकर के आ ही नहीं सकते। जब प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के नहीं आएंगे तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारे शेयर की, हमारे बिजनेस की वैल्यू डाउन जाएगी। तो हमारी मार्केट वैल्यू मेंटेन रहे, इसके लिए हमको प्रॉफिट अर्न करने पड़ेंगे। इन अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें, इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न। ये एक रेट ऑफ रिटर्न होता है कि किस रेट से अर्न करना चाहिए आपको ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। हमारे इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए, विच बिलोंग्स टू द इक्विटी, डेब्ट एंड रिटेन अर्निंग। जब हम वेरियस सोर्सेज से पैसा लेते हैं, चाहे हम इक्विटी शेयर होल्डर से लें, चाहे हम डेब्ट के तौर पर, लोन के तौर पर उस पैसे को लें, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा जो बिजनेस में पड़ा हुआ है, जो बिजनेस में अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब कंपनी जब कंसर्न पैसे कमाती है उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसको किया जाता है बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अगर वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए तो ऐसे बचे हुए पैसे को हम रिटेन अर्निंग के तौर पर बोलते हैं। और रिटेन अर्निंग पर भी जो अधिकार होता है, जो हक होता है, जो राइट होता है, वो किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। उनका पैसा जो उनको मिल जाना चाहिए था, जो नहीं मिला, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ और बिजनेस में यूज किया जा रहा है, तो उस रिटेन अर्निंग पर भी हमको किस रेट से कमाना चाहिए, उस रिटेन अर्निंग पर भी हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए। इस हर्डल रेट को इस एज्यूम की गई रेट को हम बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल करके चलते हैं। तो जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज्यूम करते हैं तो इक्विटी को कितना पे करना है, डेब्ट को कितना पे करना है, रिटेन अर्निंग के लिए कितना पे करना है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर वालों को कितना पे करना है, इनका ओवरऑल हम एक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। उस ओवरऑल कॉस्ट की अगर हम बात करें, उस ओवरऑल एवरेज रेट की बात करें, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या, चलते फिरते किसी ने आपसे पूछा तो आप क्या जवाब देने वाले हो, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलने वाले हो कि देखो, जो हम पैसा उधार लेते हैं, उस जो उधार लिए गए पैसे पर, बोरो किए गए पैसे पर, चाहे वो पैसा हमारे बिजनेस ने इक्विटी शेयर होल्डर से लिया, चाहे वो पैसा हमारे बिजनेस ने एक लोन के तौर पर लिया, इन दैट पर्टिकुलर के सारे फंड पर हमको जो ऑन एन एवरेज रेट से अर्न करना चाहिए, अर्न किस रेट से करते हैं वो एक अलग बात है। उस पर्टिकुलर फंड पर जिस एक्सपेक्टेड रेट से अर्न करना चाहिए, उस पर्टिकुलर रेट को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल के चलते हैं। और ये अर्निंग रेट कुछ ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बच्चों, ये अर्निंग रेट कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू बनी रहे, जिससे हमारे बिजनेस की मार्केट वैल्यू बनी रहे, जिससे पब्लिक हमारे यहां फंड लगाने के लिए ईच एंड एवरी टाइम अट्रैक्टेड रहे। तो मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने आपसे क्या बोला, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में आप बात करोगे तो एक तो होता है कि हमने पैसा लगा दिया, उस पर किस रेट से अर्न कर रहे हैं,
दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिटर्न। बट मैं यहां रेट ऑफ रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो इट्स अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या है बच्चों? इट्स अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि हमको कितने स्पीड से, किस रेट से पैसा कमाना चाहिए। अब या तो इससे ज्यादा कमा सकते हैं या इससे कम कमा सकते हैं। कम कमाएगा तो प्रॉब्लम में जाएंगे, ज्यादा कमाया तो कहीं ना कहीं कंपनी की बल्ले बल्ले होगी, कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में जाएगी। तो इट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे डेवलप होगी, वही इस चैप्टर में हमने डिस्कशन करना है। जब जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो आपके माइंड में चलना चाहिए यह है क्या? इट्स अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जिस स्पीड से हम पैसा कमाना चाहते हैं, जिस दर से हम पैसा कमाना चाहते हैं, जिस रेट से हम पैसा कमाना चाहते हैं, और किस अमाउंट पर, उस पर्टिकुलर अमाउंट पर जो हमने अपने बिजनेस में लगा रखी है। किससे ले रखी है वो अमाउंट? वो इक्विटी शेयर होल्डर से ले रखी है। किससे ले रखी है अमाउंट? वो डेब्ट से ले रखी है। किससे ले रखी है अमाउंट? वो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल से ले रखी है। बच्चे कह रहे नाम तो नहीं लिखा, मैंने कहा ये लो बेटा, कोई बात नहीं, ये दो, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी से ले रखी है, डेब्ट से ले रखी है, प्रीफरेंस से ले रखी है, रिटेन अर्निंग से ले रखी है। इस पर्टिकुलर अमाउंट पर किस रेट से हम अर्न करने वाले हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, क्या आप आंसर कर पाएंगे? इट्स अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और ये वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जिस पर्टिकुलर रेट से फर्म को अर्न करना चाहिए उसके प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट पर। बात क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई डाउट? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जल्दी से मेरे को टाइप करें हाँ जी सर, और क्लियर या नहीं क्लियर। जो भी डाउट है वो डाउट टाइप करें। अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से मेरे को क्लियर टाइप करें। जल्दी से बोलिए बच्चों, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? बोलो बच्चों, बोलो। क्या आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्लियर हुआ? बच्चों ने कहा हाँ जी सर क्लियर हुआ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्लियर हुआ? यस सर। अब हम बात करेंगे एजम्पशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एजम्पशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सबसे पहले यह समझने की जरूरत है एजम्पशन क्या होता है। जैसे कई बार आपने 11, 12, 9, 10th क्लास में आपने देखा होगा, टीचर आपको मैथ के सॉल्व करवा रहे हैं, उस दौरान कई बार टीचर बोलता था एज्यूम इट इज एक्स। टीचर ने बोला एज्यूम इट इज एक्स, तो आपने कहा नहीं जी हम तो एज्यूम नहीं करने वाले, तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करने वाले। कई बार हमको एज्यूम करना पड़ता है, और जब तक हम कुछ एज्यूम करके नहीं चलेंगे तो कई बार हमको आंसर भी फिर नहीं मिल पाता। तो इन्होंने बोला कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ एज्यूम्शंस हैं। जब जब कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तब तब आपको कुछ सर्टेन से फैक्ट एज्यूम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करोगे, जब जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करोगे तो कुछ आपको सर्टेन से पॉइंट आपको एज्यूम करके चलने पड़ेंगे। सर्टेन से पॉइंट आपको एज्यूम करके चलने पड़ेंगे। जैसे मैं कई बार आपसे बात करता हूं, मैं आपको कई बार बिजनेस का एग्जांपल देता हूं, तो मैं आपसे बोलता हूं एज्यूम कर लो बेटा आप एक बिजनेस चला रहे हो। कई बार मैं आपसे बोलता हूं कि एज्यूम कर लो आपका रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है। आपने कहा सर हम तो एज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर मैं आपको ट्रेडर कैसे बना दूं? तो एज्यूम्शन का मतलब कि अगर हम बात करेंगे एज्यूम्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब सर जब जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे सर्टेन से फैक्ट हमको एज्यूम करने पड़ेंगे। और वो क्या एज्यूम है? इट इज नॉट अ कॉस्ट एज सच, रादर इट इज अ हर्डल रेट। ये कॉस्ट नहीं है पूरी तरीके से, इट्स नॉट अ कॉस्ट एज सच। ये कॉस्ट नहीं है, इट्स अ हार्डल रेट। ये हार्डल रेट है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डल रेट? क्योंकि जब जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, तो अपने बिजनेस के ईच एंड एवरी कॉस्ट को कंसीडर करके चलते हैं। जो भी हमने एक्सपेंस इनकर्ड किए, सारे के सारे एक्सपेंसेस को कई बार हम टोटलिंग करके चलते हैं, और उसके बाद ही उसे बोल पाते हैं कॉस्ट। बट इसे हार्डल रेट क्यों बोला गया? इसे एक लिमिट क्यों बोला गया? एक इसे बेयर रेट क्यों बोला गया? हार्डल रेट क्यों बोला जा रहा है? इसका लॉजिक समझने का प्रयास करो बेटा। जैसे हमको मालूम है कि अगर हम पैसा कमाएंगे तो हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे,
और पैसा अगर हम नहीं भी कमा पाते तो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट अ अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करें तो वो कॉस्ट आपको इनकर्ड करना पड़ता है, एनी हाउ इनकर्ड करना पड़ता है, आपके लिए वो कॉस्ट है, उसको पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ। लेकिन अगर हम प्रीफरेंस के डिविडेंड की बात करें, इक्विटी के डिविडेंड की बात करें, रिटेन अर्निंग पर कुछ पेमेंट की बात करें, तो ये एक एज्यूम्शंस है हमारी कि हमारे इक्विटी का एक्सपेक्टेशन इतना है, हमारे प्रीफरेंस का एक्सपेक्टेशन इतना है, हमको इतना डिविडेंड देना पड़ेगा। बट अगर प्रॉफिट नहीं कमाया तो उनको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर हमने प्रॉफिट नहीं कमाया तो क्या आप इक्विटी का डिविडेंड बांट सकते हो? तो ये एज सच कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इक्विटी का डिविडेंड कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होता कि उसको देना ही देना है। प्रीफरेंस का डिविडेंड भी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होता कि उसको देना ही देना है। बच्चों ने कहा ये क्या बोल दिया सर आपने, प्रीफरेंस का डिविडेंड तो हमने सुना है फिक्स होता है। जी सर, मैं भी यही कह रहा हूं कि प्रीफरेंस का डिविडेंड परसेंटेज में फिक्स होता है, बट प्रॉफिट होगा तभी बांट पाओगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो उसे डेफर करोगे। अगर वो क्यूमुलेटिव नहीं हुआ तो फिर वो भी लैप्स हो सकता है। तो इसके बारे में हमने बात किया कि जब जब हम डिविडेंड बांटने की बात करते हैं तो वो हमारी कॉस्ट नहीं है, वो हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो एक एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट होगा तो बांटेंगे। तो जब जब हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस भी आता है, उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आता है, उसमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी आता है। तो डेप्ट का अगर मैंडेटरी है कॉस्ट पे करना, तो इक्विटी और प्रीफरेंस का मैंडेटरी नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग के लिए भी कुछ पेमेंट करना मैंडेटरी नहीं है, तो ये एक हर्डल रेट है, ये एज सच कॉस्ट नहीं है। तो जब जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो एक रेट है जिससे कंपेयर कर पाते हैं कि कितना कमाना है। अगर 10% का हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे बच्चों कि हमको कम से कम 11%, 12% तो कमाना चाहिए, 15% तो कमाना चाहिए, क्योंकि 10% या 10% से कम कमाया तो हमारे बिजनेस ने कोई वेल्थ जनरेट नहीं किया, हमारे बिजनेस ने कोई एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट नहीं करी। तो अगर हम एक हार्डल रेट बना लेते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमको इन्वेस्टमेंट करते टाइम पर बड़ी आसानी रहती है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं और हमको मालूम है कि हमारा हार्डल रेट, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा 10% का आ रहा है, तो हम ये एज्यूम करके पैसा लगाएंगे क्या हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से 10% या 10% से ज्यादा कमा पाएंगे, तब तो पैसा लगाना ठीक है, अदरवाइज पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो एज्यूम्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो सबसे पहला एज्यूम्शन, इट्स नॉट अ कॉस्ट एज सच, इट इज अ हार्डल रेट। ये एक हार्डल रेट होता है। अगला पॉइंट, इट इज अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। कम से कम इतना तो कमाना ही होता है भाई साहब, इससे ज्यादा आप कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% आ रहा है तो 10% ही कमाना है, बस ज्यादा कमा सकते हो, बट इससे कम नहीं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, क्योंकि जब जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू आरजे। आरजे मतलब रिस्क लेस कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, इतना तो कमाना ही कमाना है। बट बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो बिजनेस रिस्क कहीं ना कहीं अराइज हो जाता है। बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो बिजनेस रिस्क अराइज होता है, और पैसा अगर हम वेरियस सोर्सेस से ले रहे हैं, पैसे को अगर हम उधार ले रहे हैं, पैसे को अगर लोन के तौर पर बोरो कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल रिस्क अराइज हो जाता है। बिजनेस रिस्क का मतलब है बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो बिजनेस प्रॉफिट कमा के देगा या नहीं देगा। बिजनेस में गुड्स परचेज किया तो वो गुड्स सेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, प्रॉफिट पर हो पाएगा सेल या नहीं हो पाएगा, दैट इज नोन एज बिजनेस रिस्क। जब हम फाइनेंशियल रिस्क की बात करते हैं कि जो पैसा उधार ले रहे हैं जिस रेट से, उस रेट से हम अर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उससे ज्यादा अर्न किया तो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल रिस्क आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जा रहा है, और कई बार फाइनेंशियल रिस्क आपको डेंजर में भी लेके जा सकता है। तो पैसा कमा पाएंगे या ना कमा पाएंगे, इस बात का अगर फियर है, दैट इज नोन एज रिस्क। और अगर वो बिजनेस से कनेक्टेड है तो बिजनेस रिस्क, अगर वो फंड के अरेंजमेंट से कनेक्टेड है तो दैट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो हमारा एक एवरेज रिस्क फ्री तो अर्न करना ही चाहिए, इसके अलावा जितना बिजनेस रिस्क है उसके इक्विवेलेंट आपको अर्न करना चाहिए। जितना भी फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हैं उस फाइनेंशियल रिस्क को कंपनसेट करने के लिए भी आपको अर्न करना चाहिए। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें, अगर इसकी इक्वेशन की बात की जाए तो आर जे प्लस बी प्लस एफ, तो हम बात करेंगे बी का मतलब बिजनेस रिस्क, एफ का मतलब फाइनेंशियल रिस्क।
ये इक्वेशन मैंने आपको कुछ इसलिए भी नोट करवाया कि कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर आपको ये इक्वेशन दिखता है तो आप इस पर टिक कर सकते हो उधर एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो एजम्पशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मैंने बात करी, तो हार्डल रेट मिनिमम रेट ऑफ अर्निंग होता है, और साथ ही साथ अगर इसकी इक्वेशन की बात करें वो भी नोट डाउन किया हमने। आई थिंक यहां तक आपको किसी को कोई समस्या नहीं होगी, आपको सारा का सारा ये पॉइंट क्लियर होगा। क्या मैं अगले पॉइंट पर मूव कर सकता हूं? क्या मैं इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर सकता हूं? जल्दी से मेरे को बता दीजिए बच्चों, जल्दी से यहां पर क्लियर मेंशन करो, और क्लियर मेंशन करो या यस सर मेंशन करो अगर आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो डाउट मेंशन करिए, जल्दी से बोलिए बच्चों, जल्दी से यहां पर यस मेंशन करिए या डाउट मेंशन करिए या ऑल क्लियर मेंशन करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं अगले मुद्दे की आपसे बात करता हूं अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है तो। मैंने बात किया बच्चों इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और बच्चे कह रहे हैं सर बाकी सारा क्लियर है, बस आगे बढ़िए, बताइए, समझाइए। इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों जरूरी है आपके लिए? क्या जरूरत है आपको इस हार्डल रेट की? क्यों पढ़ रहे हैं हम सर इस हार्डल रेट को? तो इसके बारे में अगर बात करें, इंपोर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें, तो इंपोर्टेंट होता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस के लिए, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस में होता क्या है, फंडामेंटल आपको मैं बता रहा हूं। कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस में होता क्या है बच्चों, जब जब कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं या ना लगाएं। लेट सपोज किसी प्रोजेक्ट में हम 10 लाख लगाने वाले हैं और उस प्रोजेक्ट की अर्निंग हमको 20% है, तो वो अर्निंग हमारी प्रॉपर है या नहीं इस बात का पता कैसे चलेगा? कंपेयर करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, क्योंकि लेट सपोज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको 25% आ रहा है, तो फिर हमको उस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहिए जहां से 20% की कमाई होगी। अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% आ रहा है और हमको प्रोजेक्ट में पैसा लगाने पर अपॉर्चुनिटी मिलती है 25% की, तो हमें हंसी खुशी दौड़ते भागते जल्दी से पैसा लगा देना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा कमा रहे हैं। लेकिन अगर हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने जा रहे हैं कि कहां पैसा लगाएं, कहां पैसा इन्वेस्ट करें, कहां पैसा इन्वेस्ट ना करें, और ऐसे डिसीजन के दौरान हमको नहीं मालूम कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है बच्चों, तो डिसीजन गलत हो सकता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इंपोर्टेंस की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका इंपोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपने कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेने हैं, और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेस पर ही लिए जा सकते हैं। अगले मुद्दे पर चलते हैं, इंपोर्टेंट टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। जब जब हम कैपिटल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैपिटल का स्ट्रक्चर सर कैसे बनता है? कैपिटल का स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि कितना इक्विटी कंपोनेंट रखेंगे, कितना प्रीफरेंस कंपोनेंट रखेंगे, कितने पैसे का लोन लेंगे, ओवरऑल फंड की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें इक्विटी से कितना पैसा अरेंज किया जाएगा, प्रीफरेंस से कितना पैसा अरेंज किया जाएगा, और डेब्ट से कितना पैसा अरेंज किया जाएगा। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे और इस कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस में हम हमेशा एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं जहां रिस्क कम से कम हो, रिस्क कम से कम हो, और हमारा ओवरऑल जो कैपिटल पे कॉस्ट पड़े वो कम से कम हो जाए। तो इंपोर्टेंट टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, यानी कि जब जब हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, जब जब हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पर आपका रिस्क कम से कम हो और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपकी कम आए। आगे हम बात करेंगे इंपोर्टेंट टू एवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हमने अपनी कंसर्न की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना है तो हमको यह चेक करना पड़ेगा कि हम किस रेट से पैसा उधार ले रहे हैं और किस रेट से अर्न कर रहे हैं, तब जाकर के ही हम बेटर तरीके से अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाएंगे। तभी हम जाकर के अपनी बेटर ढंग से अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाएंगे, कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर पाएंगे क्या हम बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि बड़े सारे अदर फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कई बार हमने अपने शेयर की मार्केट वैल्यू कंप्यूट करनी है, या कई बार शेयर का ईपीएस अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है, तो उस दौरान भी हमारा ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस दौरान भी हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसकी मदद से हम ईपीएस या आगे जाकर के मार्केट वैल्यू शेयर्स की कैलकुलेट कर पाएंगे। बच्चों आगे जाकर के हम बात करेंगे, कई बार मार्केट की शेयर्स की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने में आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसका काफी अच्छा रोल रहता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का काफी इंपोर्टेंट रोल रहता है। आगे हम बात करेंगे बच्चों फैक्टर डिटरमाइनिंग द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करने में कौन कौन से फैक्टर बड़ा रोल प्ले करते हैं? उन्होंने बोला जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। आपकी जनरल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है, क्योंकि जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कई बार आपके इन्फ्लेशन रेट डिसाइड होते हैं। इन्फ्लेशन रेट अगर आपके डिसाइड होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका इंटरेस्ट रेट कई बार प्लस माइनस होते रहते हैं। आरबीआई भी हमारी जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस को देख करके कई बार टाइम टाइम पर इंटरेस्ट रेट को कम करता रहता है या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता रहता है। तो जब जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो अपनी जनरल इकोनॉमिक कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटर रहेगा। तो फैक्टर डिटरमाइनिंग द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कई बार इन्हीं सारी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है, तो कई बार इन्हीं कंडीशंस की वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है। मार्केट में रिसेशन चल रहा है बच्चों, पैसा है ही नहीं, फंड है ही नहीं, दैट मीन्स हम बात करते हैं मार्केट कंडीशन हमारी डाउनफॉल में जा रही है, सारे के सारे बिजनेस डाउनफॉल में जा रहे हैं। उस दौरान कई बार हमको कंसीडर करना पड़ता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल आज के टाइम पर हम फंड लेते हैं, फंड कलेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हमसे क्या किस परसेंटेज में रिटर्न चाहते हैं। तो मार्केट कंडीशन भी हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि इट्स अ हार्डल रेट, ये कोई एक्चुअल कॉस्ट नहीं होता। और ये हार्डल रेट वेरियस फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेट होता है, वेरियस फैक्टर्स की वजह से कम हो सकता है या बढ़ सकता है। हमारे ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे हैं, हम किस जगह पर पैसा लगा रहे हैं, और अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग, हम कितने बड़े क्वांटम में पैसा उधार ले रहे हैं। ज्यादा पैसा उधार ले रहे हैं तो मे बी पॉसिबल हमको ज्यादा बड़े रेट से, ज्यादा स्मॉलर रेट से हमको कहीं ना कहीं पैसा मार्केट से उधार मिल पाएगा। लेट सपोज हम छोटा मोटा लोन लेते हैं तो कई बार हम बैंकर के साथ में सौदा नहीं कर सकते, बैंकर के साथ में बार्गेनिंग नहीं कर सकते कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाइए। बैंकर के रेट फिक्स होते हैं कि पैसा लेना है तो लो, नहीं लेना है तो साइड हटो। आपको रेट इसी पर मिलेगा, लेकिन अगर हम बड़े क्वांटम में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का जब पैसा किसी बैंक से उधार लेते हैं, जब बड़ी एंटिटी के तौर पर काम करते हैं, तो कई बार अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग की वजह से बैंक आपको एक रीजनेबल रेट पर फाइनेंस करते हैं, आपके साथ बार्गेनिंग किया जाता है, उस बार्गेनिंग के अकॉर्डिंगली आपको अमाउंट फाइनेंस कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने बात करी आपके साथ फैक्टर डिटरमाइनिंग द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्म की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी उसको कहीं ना कहीं डिटरमाइन करने के लिए वेरियस फैक्टर्स, कई बार उसे बढ़ा भी देते हैं, कई बार कम कर देते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर डिटरमाइनिंग द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर डिटरमाइनिंग द फर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उस दौरान आपने पर्टिकुलर पॉइंट को देखना पड़ेगा कि जनरल इकोनॉमिक कंडीशन भी एक फैक्टर है, मार्केट कंडीशन, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन, अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग, ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमारे फर्म्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को टाइम टाइम पर अफेक्ट करते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसे वो फैक्टर्स जो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट तो करते हैं लेकिन कंट्रोलेबल है, हमारे कंट्रोल में है, हम उनको क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करता है। अगर आप लोन से पैसा लोगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट आपका कम हो जाएगा, इक्विटी से पैसा ज्यादा उठाओगे तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा रिस्क बियर करते हैं तो उनको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर इक्विटी का पोर्शन ज्यादा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा, अगर इक्विटी का पोर्शन कम तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम, डिपेंड करेगा। तो ये हमारे कंट्रोल में होता है कि इक्विटी का पोर्शन कितना रखना है और डेब्ट का पोर्शन कितना रखना है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी भी एक ऐसा फैक्टर होता है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करता है, बट ये जो फैक्टर है ये कंट्रोलेबल फैक्टर है। डिविडेंड पॉलिसी भी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर इंपैक्ट डालती है। डिविडेंड बांट देंगे तो हमारा रिटेन अर्निंग खत्म हो जाएगा, फिर हमको पैसा बाहर से लेना पड़ेगा। डिविडेंड नहीं बांटेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। तो डिविडेंड पॉलिसी भी हमारे कंट्रोल में होती है, कितना डिविडेंड बांटना है, कितना नहीं बांटना, किस जगह पैसा लगाना है, किस जगह इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, यह भी हमारे कंट्रोल में होता है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा उधार लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो दीज आर द कंट्रोलेबल फैक्टर, ये सब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर जैसे कि लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, आरबीआई ने बढ़ा दिए, सारे बैंकर्स ने बढ़ा दिए, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी से किसी बैंक के इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि आप बहुत ह्यूज लेवल पर अगर फंड आप उधार ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत मार्जिन आप वहां पर बार्गेन जरूर कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं कर सकते।
लेवल ऑफ द इंटरेस्ट रेट कई बार आपके कंट्रोल से बाहर होता है। टैक्स रेट, गवर्नमेंट क्या टैक्स लगा रहा है, ये टैक्स रेट भी आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। और इंटरेस्ट रेट और टैक्स रेट से आगे जाकर के हम डिस्कस करेंगे, जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर इंपैक्ट पड़ता है, चेंज उस पर आता है। तो पॉइंट नंबर 10 तक हमने बात किया बच्चों अनकंट्रोलेबल फैक्टर। पॉइंट नंबर 9 में हमने कंट्रोलेबल फैक्टर्स की बात करी, और पॉइंट नंबर 8 में हम कुछ जनरल फैक्टर्स की बात कर रहे थे। फैक्टर डिटरमाइनिंग द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट कंडीशन, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन या अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग। क्या ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए पॉइंट नंबर 10 तक? अब हम जब बात करेंगे इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूड कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल। और वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल बच्चों क्या हो सकता है? हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, हमने इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, हमने इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा कॉस्ट निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, और हम यहां पर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे रिटेन अर्निंग। और उसके बाद जाकर के हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हमको पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने। तो पहला एस्पेक्ट रहेगा हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट, दूसरा रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर, देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सारे के सारे टॉपिक हम इधर डिस्कस करते हुए चलेंगे बच्चों। यहां तक हमने इसका थ्योरेटिकल बेस कर लिया, खत्म। अब ऐसा नहीं कि एकदम से आगे थ्योरी नोट ही नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। अब जो थ्योरी होगी वो टेक्निकल थ्योरी होगी, उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। यहां तक हमने बेयर थ्योरी, जनरल थ्योरी डिस्कस कर ली है। अब एक एक टर्म को स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और देन आफ्टर धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे कंप्लीट करते जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें बेटा, ये एक ऐसा हार्डल रेट होता है, एक ऐसा रेट होता है, जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो ये एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है, एक इस तरीके से हमारा एक्सपेक्टेड रेट होता है कि जिससे हमने कहीं ना कहीं अपने फंड पर अमाउंट अर्न करना है। जब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो ये कोई एक फिक्स रेट नहीं होता, हम कोई बात करें ये एज सच कॉस्ट नहीं होता। हमने कितना एक्सपेक्टेड अर्न करना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ही हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। बात क्लियर है? किस रेट से हमने अपने फंड पर अर्न करना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड रेट ही हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। उसे कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल की हम बाद में बात करेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम क्या करने का प्रयास करेंगे? अर्न करने का प्रयास करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो उस पैसे को हमको लगाना भी पड़ता है, हमको उस पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां पर शेयर्स में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब हम अपने कंपनी के किसी भी प्रपोजल में अपने पैसे को लगा रहे हैं, मतलब हमने जो फंड उधार लिया उस पैसे को कहां यूटिलाइज कर रहे हैं, उस जहां पर यूटिलाइज किया उस पर किस रेट से अर्न करना चाहिए, वो जो एक्सपेक्टेड रेट होता है वही हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैटेगरी में आता है। तो पॉइंट नंबर 11 तक हमने सारी थ्योरी डिस्कस करी। इसके अलावा बच्चों बोलिए और किसी बच्चे का कोई डाउट हो, और किसी बच्चे का कोई डाउट हो बच्चों, और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो मेरे को बताइए। जब हम बात करेंगे बेटा, जो फंड हम उधार ले रहे हैं, जो फंड हमने उधार ले रहे हैं, उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करके हम कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होते हैं। वो जो अर्निंग रेट है उसका सारा का सारा एनालिसिस हम एक चैप्टर में करने वाले हैं, कैपिटल बजटिंग में करने वाले हैं। बट उस अर्निंग रेट से कंपेयर करने के लिए आपको एक हर्डल रेट डेवलप करना पड़ता है, और वो जो हर्डल रेट आपका डेवलप होता है, वो हर्डल रेट आपका जो डेवलप होता है वो आपका प्रीफरेंस पर, वो आपका डेब्ट पर, वो आपका इक्विटी पर, वो आपका रिटेन अर्निंग पर, इन सारे के सारे कॉस्ट एलिमेंट, सारे के सारे जो कैपिटल के एलिमेंट्स हैं, इनके लिए हम डेवलप करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं क्या हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो रेट कैसे डेवलप किया जाएगा वो हम बात करेंगे इस चैप्टर में, और इन्वेस्टमेंट पर किस रेट से कमा रहे हैं
वो बात किया जाएगा कैपिटल बजटिंग में, और दोनों रेट का कंपेयर करेंगे और देखेंगे, दोनों रेट का कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट है उससे ज्यादा हम कमा रहे हैं। अगर ज्यादा कमा रहे हैं तो आगे जाकर के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अगर लगता है कि नहीं ज्यादा कमा पाएंगे तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ये जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का काम रहेगा, जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का काम रहेगा, वो किस चैप्टर का काम रहेगा? कैपिटल बजटिंग। तो इंटरकनेक्टेड है, अर्थ का अनर्थ मत कर देना। जब जब हम बात करते हैं इट्स अ हर्डल रेट, हर्डल रेट का मतलब एक एक्सपेक्टेड रेट है, एक एक्सपेक्टेड रेट है कि हमको ये जितना भी फंड उधार लिया है इस पर्टिकुलर फंड पर हमारा ओवरऑल कॉस्ट का रेट क्या डेवलप होना चाहिए और उस रेट से ही हम ज्यादा कमाएं। क्लियर हो गया बेटा हर्डल रेट आपको? जैसे कि हम पैसा डेब्ट से उधार लेंगे, पैसा हम प्रीफेंस से उधार लेंगे, पैसा हम इक्विटी वालों से लेंगे, पैसा हम रिटेन अर्निंग का होल्ड करके रखेंगे। तो ये जो फंड है इसको आगे जाके इन्वेस्ट भी तो करना है ना। जब इन्वेस्ट करेंगे तो उससे भी एक रिटेन, उससे भी एक अर्निंग करके चलेंगे। तो वो जो अर्निंग का रेट है वो तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे अपने रिटर्न के बेसिस पर। लेकिन आज इस पर्टिकुलर कैपिटल को कैपिटल बजटिंग डिसीजन बेटा मैंने आपको बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बताया कि हमने पैसे को किस प्रोजेक्ट में लगाना है, और हम पैसे को ऐसे प्रोजेक्ट में लगाएं जहां ज्यादा परसेंटेज से कमाई होती है। पूरी बात समझने का प्रयास करना। मैं आपको दोनों चैप्टर एक साथ लिंक इसलिए करवा रहा हूं कि आगे जाके हम कैपिटल बजटिंग भी पढ़ेंगे और इधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं। पूर्णिमा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसके लिए आपको सबसे पहले पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, और पैसा आप वेरियस सोर्स से ले सकते हो। कौन कौन सी सोर्स होगी? या तो आप डेब्ट से पैसा ले सकते हो, पैसा या तो डेब्ट के तौर पर, लोन के तौर पर ले सकते हो पैसा, या प्रीफरेंस शेयर इशू करके इकट्ठा कर सकते हो पैसा, या इक्विटी कैपिटल के तौर पर मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करके इकट्ठा कर सकते हो, या पैसा आपके बिजनेस ने जो कमाया और रिटेन अर्निंग के तौर पर आपके पास पड़ा हुआ है तो उस फंड को आप वेरियस सोर्स के तौर पर होल्ड कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? तो जब जब हम बात कर रहे हैं बेटा फंड को कलेक्ट करने के वेरियस सोर्स होते हैं, और जिस सोर्स से आप पैसा इकट्ठा करोगे उनको कुछ ना कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा। और लेट सपोज डेब्ट वालों को 10% पे करना पड़ रहा है, प्रीफरेंस वालों को 15% पे करना पड़ रहा है, इक्विटी वालों को 20% पे करना पड़ रहा है। तो आप अलग अलग रेट से जब पेमेंट कर रहे हैं तो आप रेट ऑफ रिटर्न से उसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। लेट सपोज 10 लाख रुपए आपने वेरियस अलग अलग सोर्सेस से उधार लिए और 10 लाख किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा करके कमाई कर रहे हो, तो 10 लाख जब आप किसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हो तो वहां अर्निंग में भी पॉसिबल आपका 20% का होता है, 2 लाख का अर्न होता है। तो किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है, कहां से अर्निंग ज्यादा मिलेगी, कहां से अर्निंग कम मिलेगी, दिस इज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दिस इज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपने एक ए प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, वहां से आपको 20% की कमाई मिलेगी, 10 लाख पर 2 लाख रुपए कमाओगे। लेकिन ए प्रोजेक्ट में पैसा लगाते टाइम पर आपको यह तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि इस पैसे को जहां से मैंने उधार लिया है उनको कितना पे करना पड़ेगा। तो लेट सपोज आपने डेब्ट से जो लोन के तौर पर जो पैसा लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया था, उस पर आप 5% पे करते हो। आपने 7 लाख रुपए के प्रीफरेंस शेयर इशू किए थे, उन पर आप 15% पे करते हो। आपने लेट सपोज 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू किए थे, उन पर आप 20% पे करते हो। तो सबका रेट अलग अलग है। इन सारे के सारे जो फंड को आपने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया है, उसके अलग अलग रेट की जगह पर एक रेट डेवलप करना है, एक सिंगल रेट डेवलप करना है, जिस रेट को आप कैपिटल बजटिंग से होने वाले प्रॉफिट के साथ में कंपेयर कर पाए। क्योंकि उधर तो 20% का रिटर्न है, लेकिन इधर पेमेंट कभी 5% हो रहा है, कभी किसी को 10% हो रहा है, तो कभी किसी को 20% हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर आपको बताता है कि जो फंड आपने प्रोजेक्ट्स में लगाना है, उस फंड्स का जो अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो उसका हार्डल रेट क्या होना चाहिए, उसका ओवरऑल एक रेट डेवलप करना चाहिए, वो डेवलप्ड रेट क्या होना चाहिए।
उसी डेवलप रेट को कंपेयर करते हैं हमको मिलने वाले प्रॉफिट के रेट से। अगर हमको लगता है कि हमारा प्रॉफिट का रेट ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट कम है, तो प्रोजेक्ट को प्रोसीड कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमको लगता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आ रहा है लेकिन प्रोजेक्ट से अर्निंग कम होने वाली है, रिटर्न कम मिलने वाला है, तो हम इग्नोर कर देते हैं उसे। तो जब जब हम कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे तो सिर्फ कैपिटल बजटिंग से काम नहीं चलेगा, वहां आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल फंडामेंटल्स भी आने चाहिए। हालांकि जब जब आपका एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन बनाता है, कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन बनाएगा, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल उधर कैलकुलेट नहीं करवाएगा, वो आपको प्रोवाइड कर देगा कि फंड का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतने % है। बात समझ में आ गया। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर तीनों ही पहलू साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते हैं। भाई बिजनेस एक्टिविटी क्या है कि पैसा लेना और पैसा लगाना, और पैसा लेने और पैसे लगाने में ये 3 एक्टिविटी आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक कैपिटल स्ट्रक्चर, और तीसरा कैपिटल बजटिंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताता है कि आपका एवरेज रेट क्या होना चाहिए जो आपको मिनिमम अर्न करना है। आपका एक कैपिटल का एवरेज रेट क्या होना चाहिए जो आपको अर्न करना ही करना चाहिए। और कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बताता है कि आपके कैपिटल के कंपोनेंट में इक्विटी ज्यादा होगा या प्रीफरेंस ज्यादा होगा या डेब्ट ज्यादा होगा। और कैपिटल बजटिंग आपको बताता है कि आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, कहां से आपकी अर्निंग ज्यादा हो सकती है। अभी आपको इन तीनों के तीनों जो डिसीजंस होते हैं, ये ऑल 3 डिसीजंस का कनेक्टिविटी आपकी बन पाई जब जब हम वर्ड यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल बजटिंग। क्या ये टर्म आपके माइंड में डायरेक्टली स्ट्राइक करेंगे? क्या इनमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे या सब कुछ गोल कर दोगे? क्योंकि कहने वाला तो किसी भी तरीके से किसी भी सेंस में कह सकता है, भाई जो पैसा लगाया जा रहा है उसके लिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होता है, और जो पैसा उधार लिया जा रहा है उसके लिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होता है। बोलने का, कहने का और एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होगा, लेकिन आपको यह डिफरेंशिएशन अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या, कैपिटल बजटिंग है क्या, और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या। अगर यह डिफरेंशिएशन आपके माइंड में होगा, यह डिफरेंशिएशन आपके माइंड में होगा, तो उस दौरान आपको समस्या नहीं आएगी। अब बेटा ये क्वेश्चन आपका नहीं बनता, क्योंकि इस टाइम पर मैं बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूं। ये बात तो आप मेरे को अलग से भी पूछ सकते हो। मैं जिस मुद्दे से, मैं आपसे बार बार यही कहना चाह रहा हूं, बेटा मुद्दे से मत भटकाया करो। अब जैसे मान के चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ रहा है, तो जो डाउट बनता है इसका यही पूछो। अब ये वाला डाउट तो आप अलग से मैसेज में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे डाउट मत पूछा करो बेटा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं, तो बेटा इसको कवर अप करिए। इस टाइप के डाउट्स के लिए आपको अलग एक मैसेजिंग फैसिलिटी दी गई है, आपको नंबर आपके पास है, उस पर मैसेज कर दिया करो, ठीक है। वही चैप्टर कंप्लीट हुआ था, दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था हमने। आगे हम बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, और साथ ही साथ में मैं यहां पर आपको कैपिटल बजटिंग के बारे में बता रहा था। तो कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ ये डिफाइन करता है, ये बताता है कि आपका डेब्ट कंपोनेंट कितना, आपका इक्विटी कंपोनेंट कितना। कोई बात नहीं बेटा, अलग से मैसेज कर दिया करो। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मौके का इंतजार किया करो। अभी मौका चल रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में जितना कंफ्यूजन हो सकता है, कैपिटल बजटिंग, कहीं ना कहीं मैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सारी बातें कर रहा हूं। पूर्णिमा का डाउट था बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपका? और जिसका डाउट होता है तो एक बार क्लियर भी कर दिया करे कि हाँ सर अभी क्लियर हो गया। तो मैंने आपसे यही बोला था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा रेट डेवलप करना है, और किसके लिए डेवलप करना है? जो पैसा उधार ले रहे हैं, और उसी पैसे को आगे जाके हमें प्रोजेक्ट्स में लगाना है, उसी पैसे को हमें आगे जाके प्रोजेक्ट्स में लगाना है। और वो पैसा जब प्रोजेक्ट्स में लगेगा तो उस दौरान हमारा वही डिसीजन हो जाएगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है, वही हो जाएगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो पैसा उधार लेकर के लगता है प्रोजेक्ट्स में, तो जब पैसा प्रोजेक्ट्स में लग रहा है तो कैपिटल बजटिंग चल रहा है। जब पैसा उधार ले रहे हैं वेरियस सोर्सेज से, तो उसका एक ओवरऑल रेट डेवलप कर रहे हैं, ओवरऑल रेट डेवलप कर रहे हैं, तो उस ओवरऑल रेट को, उस हार्डल रेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। नो नीड टू से सॉरी बेटा, जो बात होती है मैं आपको क्लियर कह देता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आगे जा करके आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। ये मैटर ये नहीं कि मेरे को ये क्वेरी का आंसर नहीं करना था, मैं इस क्वेरी का सीधा आंसर कर देता, कुछ भी ना बोलता आपसे। लेकिन अगर मैं ऐसा करता
तो आपकी ये आदत नहीं सुधरती, क्योंकि आगे किसी न किसी बोर्ड में जाके आप बैठेंगे, किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे बात चल रही है, आपने कहा जी 2 समोसे मंगा लो, भाई मुद्दा बड़ा ऐसा मुद्दा था जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी। आपने कहा भूख लगी है, एक काम करो लंच खोलो, बाद में बात करेंगे। तो सामने वाले क्या कह सकते हैं कि क्या प्रोफेशनल बिहेवियर है आपका। जब हम किसी मुद्दे की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो टॉपिक चेंज नहीं करेंगे, हम कोई दूसरा कर दे, हम क्यों अपने गले में घंटी बांधने लगे। बात समझ रहे हो ना। तो ये आदतें अभी से, जो क्लास के दौरान ही आपको सीखने को मिल जाती है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने बोला कि एक हार्डल रेट, जो पैसा उधार ले रहे हैं उस पर डेवलप करना है, और उसी हार्डल रेट को बेस बना करके फिर हम अपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन में कहीं ना कहीं मदद लेंगे, और साथ ही साथ जहां पैसा लगा रहे हैं, तो दूसरे शब्दों में ऐसा ही बोल सकता हूं, जो पैसा हम इन प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं, जो पैसा हम प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं, तो वो भी तो उधार ही लिया होगा। तो उन पर्टिकुलर फंड के रिगार्ड में जो एक हार्डल रेट डेवलप करना है कि क्या कॉस्ट पड़ा। तो जरूरी नहीं है कि पैसा उधार ले रहे हैं ऐसा ही वर्ड बोलूं, पैसा लगा रहा हूं मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक हार्डल रेट है, जो हमारे कहीं ना कहीं फंड जो कलेक्ट किए जाते हैं, या हम फंड जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके रिगार्ड में यहां पर एक रेट डेवलप कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया। डिफाइन भी मैंने आपको करवा दिया, एक्सप्लेन भी बहुत बेटर तरीके से कर दिया, साथ ही साथ कैपिटल स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया। आज की क्लास को सीमित रखते हैं यहीं पर। नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कहीं ना कहीं इसके प्रैक्टिकल्स हम स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करेंगे हम कॉस्ट ऑफ डेट से, कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करी जाती है, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो मैम की रहेगी, नेक्स्ट क्लास जो रहेगी मैम की रहेगी, और उस नेक्स्ट क्लास के रिगार्ड में आपको मैसेज आ जाएगा कि वो आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी। राइट बेटा, चलो जी, अभी के लिए बाय बाय। आपको इनबॉक्स में मैसेज मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास के स्टेटस के बारे में। अभी सारे बच्चों का एफएमएसएम का टॉपिक हम आज इधर ही होल्ड करते हैं। पॉइंट नंबर 1 दिखाना है। बेटा पॉइंट नंबर 1 तो सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। सबसे पहले हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंस को डिस्कस किया था, फिर फैक्टर डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये तो लास्ट टू लास्ट क्लास के टॉपिक थे। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर, आज का पॉइंट नंबर फर्स्ट था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, चलिए जी।